नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो आईएटीएफ से रिलेटेड है। उसका नाम है कंटीजेंसी प्लान विद रिस्क असेसमेंट। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस भी बन सकती थी, लेकिन मैंने एक साथ इसको इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस दोनों में रिलेशन क्या है। क्योंकि जब हम रिस्क असेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तभी हम उसके बाद ही कंटीजेंसी प्लान जो है वो बना सकते हैं। तो वीडियो में आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसका क्या क्या लिंकेज है आईएटीएफ के साथ, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और कैसे आपने कंटीजेंसी प्लान बनाना है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेश्चंस होता है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर जो है मेंशन कीजिए ताकि उसका जो मैं सलूशन जो है आपको दे सकूं। कंटेंट्स देख लेते हैं वीडियो के। इसमें हम आज आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू कंटीजेंसी एंड रिस्क, लिंकेज विद आईएटीएफ, व्हाट इज कंटीजेंसी प्लानिंग, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, कंटीजेंसी प्रोसीजर कैसे आप बना सकते हैं, क्या उसमें इनपुट्स रहेंगी क्या आउटपुट्स रहेंगी, उसके बारे में बताऊंगा। ये फॉर्मेट है जो हीरा का, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, इसके बारे में बताऊंगा आपको। रिस्क मिटिगेशन, उन सब जो भी हमारा एसओपी हीरा, इन सब का फॉर्मेट, साथ में एक एग्जांपल के साथ हम इसको वीडियो को जो है कंक्लूड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। Introduction to contingency and risk. Contingency is an event or situation you can't be sure will happen or not. We use this word for an event or situation that is possible outcome but impossible to predict with certainty. तो दोस्तों कंटीजेंसी क्या होता है? एक सिचुएशन होती है जहां आप इसको इवेंट बोल सकते हो कि जिसके बारे में आप श्योर नहीं होते कि क्या ये होगा या नहीं होगा। अगर ये होगा तो हम उसके लिए कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर भी हमको प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। ये इन केस कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। अब जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हो, एक आदमी है जो वो माउंटेन पे जो है चढ़ रहा है। तो हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट एड किट हमारे पास रखते हैं। वो फर्स्ट एड किट क्या होती है कि इन केस कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से मेरे को चोट लग जाए या ना भी लगे, तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। अब वो चीज़ जो है फर्स्ट एड किट है, वो आपका है कंटीजेंसी प्लान, कि जब आपके मुसीबत आएगी तो अब आप उसका यूज़ कर लोगे, नहीं मुसीबत आएगी तो नहीं करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, अनएक्सपेक्टेड नीड फॉर ए बैंडेज ऑन ए हाइक। किसी पहाड़ी पे आप चढ़ रहे हो, आपके चोट लगी तो आपको बैंडेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो बैंडेज है वो आपका कंटीजेंसी प्लान होगा उस सिचुएशन के लिए जिसमें आपको चोट लगी। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क इज़ ए चांस हाई और लो दैट एनी हज़ार्ड विल एक्चुअली कॉज समबडी हार्म। अब रिस्क है वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। रिस्क तो रिस्क है। रिस्क मतलब कि कोई भी खतरनाक चीज़ जो आपको जो है नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो एक स्मॉल सी जो अपनी हम बोलते हैं उसको पग पेन बोलते हैं जिसको, चाहे वो हो, चाहे आपके पास कोई आगे आपको कोई शूट कर देता है, किसी तरह का भी आप वो हो इंजरी हो, तो वो एक तरह से रिस्क कहलाएगी। मतलब किसी हज़ार्ड की वजह से कुछ आपको हार्म हो जाए तो वो रिस्क है। अब जैसे इंजरी ड्यूरिंग जर्नी टू हाइक, आपके जो वो चोट लगी, अब जो चोट लगी है वो कितनी बड़ी लगी है, या आपका कोई फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, या आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वो हाई रिस्क होगा। अगर आपके मामूली चोट लगती है तो आप उसको बैंडेज करके अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर देते हो, वो होता है लो रिस्क। तो आप क्या काम कर रहे हो, उसमें क्या क्या रिस्क हैं, क्या ज़्यादा रिस्क है, क्या कम रिस्क है,
ये सभी कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जो है वो करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आपने इसको स्किप कर दिया तो वहीं पे आपका जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और आपको आगे का समझ नहीं आएगा। इस वजह से इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से देखें। आपका ये टॉपिक आज यहीं पे क्लियर हो जाएगा सर। अब लिंकेज विद IATF 16949, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका लिंकेज IATF के साथ, तो क्लॉज 6 है जो प्लानिंग का, उसमें फर्दर 3 क्लॉज हैं। 6.1 है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, 6.2 है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग, 6.3 है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। तो इन तीनों में से जो 6.1 है उसमें दोनों आ जाते हैं, रिस्क एनालिसिस और कंटीजेंसी प्लान। 6.1.2.1 है रिस्क एनालिसिस और 6.1.2.3 कंटीजेंसी प्लान। रिस्क एनालिसिस के अंदर ही हम उसको जो है एस्टिमेट कर लेते हैं कि रिस्क कौन कौन से प्रोसेस में कितना कितना रिस्क है और कौन से मेरे प्रोसेस हाई रिस्क से लिंक्ड हैं, कौन से मेरे प्रोसेसेस है जो लो रिस्क के साथ लिंक्ड हैं। तो उसके अगेंस्ट पे हम कंटीजेंसी प्लान जो है बना लेते हैं। व्हाट इज़ कंटीजेंसी प्लान? तो अभी तक थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या है, फिर भी हम और इस पर डिस्कस करते हैं कि कंटीजेंसी प्लान इज़ एन अल्टरनेट प्लान इन केस द ओरिजिनल फेल्स। अगर आपका प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या है? IATF बोलता है आपको कि आपको 2 प्लान रखने पड़ेंगे। अगर आपका प्लान ए फेल हो गया तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आपका ओरिजिनल जो प्लान है वो फेल हो गया है, जैसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है या इक्विपमेंट फेलियर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए IATF ने बोला है कि आपका जो कस्टमर की सप्लाई चेन है वो ना अफेक्ट हो उससे, तो आपके पास प्लान ए और प्लान बी दोनों रखने पड़ेंगे आपको। इन केस प्लान ए जो है आपका फेल हो जाता है तो आपका प्लान बी वहाँ पे काम आएगा, और प्लान बी को जो है बोलते हैं कंटीजेंसी प्लान। ठीक है जी। द पर्पस इज टू इंश्योर द continuity ऑफ सप्लाई चेन टू कस्टमर्स इन केस ओरिजिनल प्लान फेल्स। अब बात करते हैं व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा एक तरह से डिटेल से रिस्क असेसमेंट बता दूंगा, बाद में जो है कंटीजेंसी की डिटेल में हम जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे स्टेप होता है, पहले हम रिस्क असेसमेंट कैलकुलेट करते हैं फिर कंटीजेंसी। तो पहले हम रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे रिस्क असेसमेंट इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल प्रोसेस और मेथड वेयर वी आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड रिस्क फैक्टर्स दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा मेथड जिसके अंदर कोई रिस्क होगा, वो रिस्क आपकी कंपनी को अफेक्ट कर सकता होगा, मतलब उसमें इतना पोटेंशियल होगा कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करे, चाहे वो लो हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे हाई हो। हम उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लें कि ये रिस्क हाई है या लो है या मीडियम। प्रोसेस के अंदर जितने भी प्रोसेस हो गए आपकी कंपनी के अंदर, सभी में हम देखेंगे कि किस प्रोसेस में कितना रिस्क है, कितने प्रोसेस हमारे लो रिस्क वाले हैं, कितने प्रोसेस हमारे हाई रिस्क वाले हैं और कितने मीडियम रिस्क वाले। तो ये सबका जो डाटा होगा वहाँ उसको हम डाटा को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। ये हर डिपार्टमेंट अपना जो है खुद का डाटा बनाता है रिस्क असेसमेंट का, कंटीजेंसी प्लान का, कि मेरा डिपार्टमेंट अगर फॉर्जिंग है तो मैं उस तरह से बनाऊंगा रिस्क असेसमेंट और कंटीजेंसी प्लान को। अगर मेरा मशीनिंग का डिपार्टमेंट है तो जितने प्रोसेस हैं मेरे पास उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्क असेसमेंट करूंगा और कंटीजेंसी प्लान बना दूंगा, ताकि मेरे को पता हो कि जब मेरे पास कोई कंटीजेंसी की सिचुएशन आती है तो उसमें मैंने क्या करना है। अब यहाँ पे रिस्क में आगे बढ़ते हैं हम कि रिस्क फ्रॉम द मेन सर्किट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मैंने थोड़ा सा हाई मीडियम लो रिस्क जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताऊँगा। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो मेन सर्किट इलेक्ट्रिसिटी है, जो मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें क्या होगा कि वो आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा। बर्न होने के बाद कोई अगर उसके कांटेक्ट में आ गया तो उस बंदे की डेथ भी हो सकती है, या कई बार आपने देखा होगा कि सर्किट की वजह से जो काफ़ी जगह पे आग लग जाती है, तो फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये हाई रिस्क हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारा, हाई रिस्क है, इसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसका आगे प्लान क्या बनाएंगे हम कि ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क शुड बी कैरिड आउट विद मेन आइसोलेटेड।
सबसे पहले जो मेन है उसको हम ऑफ करेंगे, ताकि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है अगर एक जगह से ख़राब है तो फर्दर वो दूसरी जगह पे ना ख़राब हो। एमसीबीज़ हम यूज़ करते हैं। एमसीबी ट्रिप होने का मतलब यही है कि वो आइसोलेट हो जाता है फॉल्ट आपकी एक लोकेशन पे। अब घर में कई बार क्या होता है, किसी रूम के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ गया होगा तो उस रूम की जो एमसीबी होती है वो ट्रिप कर जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका ये बचाव हो जाता है कि एक रूम से दूसरे या तीसरे में जाके वो जो है प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती नहीं है। तो इस तरह से जो आपका जो पूरा बचाव होता रहता है वहाँ पे। और दूसरा है रिस्क फ्रॉम द स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। कहीं ऊंचाई पे आप काम कर रहे हो या कहीं स्लोप पे काम कर रहे हो तो वहाँ से अगर आप गिरते हो तो आपका एक मेजर इंजरी हो सकती है। आपका जो टांग वगैरह भी टूट सकती है, कुछ ऐसा ब्रोकन इंजरी हो सकती है। तो उस टाइप इंजरी को हम मीडियम इंजरी में लेंगे। ऑल द मेंबर्स वियर सूटेबल फुटवेयर ऑल द आइटम ऑल द टाइम, मतलब इसके लिए आपको एक सूटेबल फुटवेयर जो है वो पहन के रखने पड़ेंगे। उसके बाद रिस्क फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग को, मैनुअल हैंडलिंग करते वक्त आपके जो चीज़ गिर जाती है पाँव पे ऊपर या कुछ और होता है एक्सीडेंट, कोई बैक इंजरी होती है तो वो जो है एक तरह से लो आ जाती है। इंश्योर दैट द रूट ड्यूरिंग द मैनुअल हैंडलिंग इज़ फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हमारा प्लान हो जाएगा कि जहाँ से आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हो तो रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हाई मीडियम लो तरह का रिस्क है जो, और उसके अकॉर्डिंग जो इसका कंटिजेंसी प्लान हमारे बनाया हुआ है। तो रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क प्रोसेस के अंदर, उसके बाद रिस्क को एनालाइज करेंगे, फिर उसकी सेवरिटी देखेंगे। सेवरिटी मतलब कि उसका कितना प्रभाव है, चाहे वो हाई है या मीडियम है या लो है, किस तरह का है वो। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक्शन प्लान बनाएंगे। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने एक्शन प्लान कब बनाना है। आगे आगे देखिए इस वीडियो को, उसमें आपको क्लियर होगा। अब ये फॉर्मेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको आपने सुना भी होगा, हीरा भी बोलते हैं इसको, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो इसमें ये है काफ़ी हम जो है रिस्क असेसमेंट इसमें करते हैं। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है ये, आप देखो तो इसमें जैसे यहाँ पे सेफ्टी के लिए बताया हुआ उन्होंने, अगर सेफ्टी हाई है तो उसका मतलब है कि फैटल या परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब जो वर्कर है वो पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, उसका मतलब है फैटल या परमानेंट डिसेबिलिटी। मेडिकल एड इंजरी या फर्स्ट एड इंजरी, ये लो मीडियम हाई है। और प्रोबेबिलिटी मतलब विल हैपन, हो सकता है, या कैन हैपन, हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा है हमने कई बार, जैसे आप बोल सकते हो कि कई बार ऐसा हुआ है। रेयर चांसेस बहुत ही कम होता है, मतलब हाई मीडियम लो का इन्होंने इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और ये आगे कैलकुलेशन दिया हुआ है इसका फॉर्मेट के अंदर कि आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे। नीचे की तरफ आप देखोगे तो सबसे पहले एक्टिविटी है। अब मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, मेरी एक्टिविटी है ग्राइंडिंग। कोई पीस आप ग्राइंड कर रहे हो या टूल रीशार्पनिंग करते हो जब आप, तब उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट, अब वो कचरा है जो आपकी आंख में जा सकता है, आपकी जो आई इंजरी हो सकती है, हज़ार्ड कंसर्न आ गया आई इंजरी, रूटीन का काम है इसलिए आर लिखा है यहाँ पे। सेफ्टी है, रिस्की है, हाई रिस्क है, आपकी आंख डैमेज हो सकती है उससे। प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयर मीन्स लो, रेयर यहाँ पे है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लो लिख दिया एल। अब आर एल है यहाँ पे ट्राइवियल, एक्सेप्टेबल, मॉडरेट। अब ये है रिस्क लेवल, क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो हम बोलते हैं ये नहीं, इनटॉलरेबल है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं है। चाहे रेयर भी होता है लेकिन ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर साल में किसी एक बंदे की भी आंख चली गई तो ये भी हमारे लिए एक तरह से नुकसान है। तो मैंने यहाँ पे रिस्क को इनटॉलरेबल बता के यहाँ पे 5 नंबर दे दिया है इसको। एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है कि गॉगल्स लगा के, जिसने भी रीशार्पनिंग करनी है वो गॉगल्स लगा के करे। रिक्वायर्ड कंट्रोल क्या है कि हमें वहाँ पे एक शीट लगानी चाहिए जहाँ पे पीपी ऐसा परमानेंट हो कि कई बार बंदा अगर गलती से भी गॉगल नहीं लगाता तो फिर भी उसको कोई इफेक्ट यहाँ पे ना हो। तो लीगल अगर अदर रिक्वायरमेंट नो, तो इस तरह से हमारा रिस्क फैक्टर जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं पीछे बताया कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है, आपने कैसे डिसाइड करना है वो। तो ये तो एक तरह से वो फॉर्मेट की बात हो रही थी यहाँ पे। अब रिस्क मैट्रिक्स है जो, इसमें देखिए आप, यहाँ पे हम देखते हैं सेफ्टी के पहले यहाँ पे नेग्लिजिबल, स्लाइट,
मॉडरेट, हाई, वेरी हाई। तो ये होगी सेवेरिटीज़ की। यहाँ पे है बात हो रही प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी बार हो चुका है ऐसा। अगर एक आधी बार हुआ है, 2, 3, 4, 5 बार हुआ है ऐसा, तो वो आप उस हिसाब से अपना डिसाइड कर लोगे कि आपने एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे पहले अगर 1 to 6 है तो मतलब जो है रिस्क है वो लो है। मीन्स अगर यहाँ पे निग्लिजिबल है तो अगर सेवेरिटी उसकी जो है निग्लिजिबल है, और यहाँ पे वेरी लाइकली है, अगर 5 बार ही हो गया तो आप उस पर एक्शन नहीं लोगे कि कोई वो बात नहीं कि इतने खतरनाक चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मे बी एक्सेप्टेबल बट रिव्यू द टास्क टू सी इफ द रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर। अब उसकी ये प्रोबेबिलिटी है जो इसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही बात अगर हमारा मीडियम रिस्क की बात करते हैं हम, अगर बात करें हम यहाँ पे आ जाएं कि यार सेवेरिटी उसकी मॉडरेट है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि वो कई बार जैसा कि मतलब अक्रेंस है जो उसकी वो होती रहती है। 2-3 बार हमने ऐसे देख लिया कि हुआ एक्सीडेंट। तो आप 9 पे हो तो मीन्स आप इस कैटेगरी में आ गए, मीडियम रिस्क की कैटेगरी में। द टास्क शुड ओनली बी अंडरटेकन विद द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद स्पेशलिस्ट पर्सनल। तो ये आपको सुपरवाइज करेगा बंदा, उसके जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। और ये जो रेड कैटेगरी देख रहे हो ये हाई रिस्क की। टास्क मस्ट नॉट प्रोसीड, काम को वही रोक देना पड़ेगा आपको। इट शुड बी रीडिफाइंड और फर्दर कंट्रोल मेजर्स पुट इन प्लेस टू रिड्यूस द रिस्क। जब तक आप उस रिस्क को कम नहीं कर लोगे, आप वो जो प्रोसेस है वो करोगे नहीं। मतलब आपको तुरंत वो प्रोसेस बंद कर देना है और उसके रिस्क लेवल को कम करके, मतलब इस सेवेरिटी को जो वेरी हाई है इसको आप कम करके यहाँ तक लेके आओगे नेग्लिजिबल, और प्रोबेबिलिटी को डाउन करके यहाँ तक लेके आओगे, तब जाके ये आपका लो रिस्क पे आएगा, तब आप काम शुरू करोगे। तो ये हाई रिस्क को आपको मीडियम रिस्क में लेके आना है, आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और मीडियम रिस्क को लो रिस्क में। तो ये है आपका एक्शन प्लान कि कब आपने एक्शन लेना है, कब नहीं लेना है। ठीक है जी। अब कंटिन्यूसी प्लान है, कोई एक बंदा तो बनाएगा नहीं, इसको हर डिपार्टमेंट को बनाना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। कोई एनपीडी डिपार्टमेंट है, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई प्रोडक्शन से है, मेंटेनेंस, फुल रूम, परचेज, जितने डिपार्टमेंट है सभी को कंटिन्यूसी प्लान बनाना पड़ता है। और जब आपका IATF ऑडिट होता होगा, एक्सटर्नल ऑडिट, तब भी वो मांगते होंगे आपसे कि अगर IATF की कंपनी है आपकी, कि हमको कंटिन्यूसी प्लान दिखाइए, हमको रिस्क असेसमेंट बताइए। तो वहीं से वो आपका जो NC निकाल लेते हैं कि कुछ ना कुछ कमी निकल आती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बनाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्पेशली आप जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो। अब बात करते हैं कंटिन्यूसी प्लान की। वहाँ पे हमने रिस्क जो है कैलकुलेट कर लिया। रिस्क असेसमेंट के बाद हमने कुछ एक्शन लिए। वहाँ पे एक्शन जो हमने लिए उसके अगेंस्ट में हमने एक कंटिन्यूसी प्लान बनाना है कि अगर मेरा प्लान A फेल हो गया तो मेरा प्लान B जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू मेक कंटिन्यूसी प्लान। अब कंटिन्यूसी प्लान है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिसोर्सेज यू हैव। अपने डिपार्टमेंट के अंदर देखिए कि आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। छोटा से छोटा प्रोसेस, बड़े से बड़ा प्रोसेस, चाहे आपके पास मिलिंग हो रहा हो, ड्रिलिंग होता हो, ये प्रोसेस तो होते ही होते हैं। कुछ आप बाहर से परचेज़ करते हो या कोई BOP पार्ट्स आपके पास होते होंगे, कुछ सप्लायर एंड से कुछ चीज़ें आती होगी, वो सभी प्रोसेस आपने ले लेने हैं। इसके अंगेंस्ट में आप कंटिजेंसी प्लान बनाओगे। व्हाट आर द की रिस्क इन्वॉल्वमेंटेड, तो सबके जो आप रिस्क ढूंढ लोगे, पहले प्रोसेस ढूंढ लोगे आपके पास क्या क्या चल रहा है, प्रोसेस के बाद उसमें से क्या क्या रिस्क हैं वो निकाल लोगे। उसके बाद प्लान A में आपका आ गया करंट कंट्रोल क्या क्या है आपके पास, वो आप वहाँ पे कर दोगे। प्लान B में आएगा कि अगर आपका प्लान A फेल हो जाता है तो आप प्लान B में उसको क्या कैसे वो टॉलरेट करोगे। प्लान A में जो होता है कि आपका जो टारगेट होता है वो चीज़ होती है कि आपके पास टारगेट क्या है, क्या आप काम कर रहे हो उस प्रोसेस के अंदर। अगर उसमें कोई सब्सट्रैक्शन आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसमें आपका प्लान B जो है वो फिर काम करेगा, जहाँ पे आपका प्लान A है जो फेल हो जाएगा। और सबसे लास्ट है टेस्टिंग द प्लान। अब आपने कुछ पहले प्लान बना लिया, अब ये नहीं है कि प्लान बना के रख लिया उसको, तो आपको उसको समय दर समय टेस्ट करते रहना पड़ेगा। 6 महीने चाहे साल में एक बार कर लो, चाहे क्वार्टरली कर लो, उसको वो आप पे डिपेंड है।
अपने प्लान को जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वाकई ये काम कर रहा है, और इसको हर 6 महीने के बाद आप रिव्यू भी कर सकते हो। अब ये है फॉर्मेट जो कंटीजेंसी प्लान का है। इसमें मैंने एक प्रोसेस जो लिया है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मेरा मशीनिंग का। अब कंटीजेंसी प्लान कंडीशन जो है, जो मैंने आपसे बात कर रहा था ना कंटीजेंसी सिचुएशन के बारे में, वो क्या है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। मान लो पावर कट हो गया, ये मेरे एक अबनॉर्मल सिचुएशन आ गई मेरे सामने। अब इज़ द कंटीजेंसी कंडीशन इंटरनल और एक्सटर्नल? पावर कट है तो मेरे हाथ में तो है नहीं इसमें कोई कंट्रोल, तो ये एक्सटर्नल है। अगर आपका जो कंटीजेंसी कंडीशन इंटरनल ही होगा तो आप वहाँ पे इंटरनल लिखोगे यहाँ पे। और अब ये पावर कट की बात है तो पावर कट तो हमारे हाथ में है नहीं, ये तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटर्नल लिख दिया है। अब बात आ रही है इम्पैक्ट की, इंटरनल परफॉर्मेंस एंड कस्टमर। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ये सारा प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है। पावर नहीं है तो नो प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन देन टारगेट। जो मेरा टारगेट था वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा, मतलब मेरा जो प्लान ए है टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट वो मेरा फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि पावर नहीं है। एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है? टेक द पावर फ्रॉम डी जी सेट एंड कंटिन्यू द ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग डी जी सेट एंड गिवन नॉर्म्स। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है इलेक्ट्रिक शिफ्ट की, इलेक्ट्रिकल शिफ्ट इंचार्ज एंड ऑपरेशन शिफ्ट इंचार्ज। टेस्टिंग रिक्वायर्ड? नो। अगर येस है तो आपको रीज़न देना पड़ेगा भी आपको इसकी टेस्टिंग की क्यों ज़रूरत है। हम इसी का एग्जांपल लेके मैं अब आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लो कि आपका प्लान जो है ये है वो फेल हो गया। प्लान ये क्या था कि हमको जो है अपना प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना है, वो नहीं हो पाया क्योंकि पावर कट हो गया। अब रिस्क क्या आ गया इसमें कि नो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल। अब ये रिस्क है, पावर ही नहीं होगी तो ये आपका नुकसान होगा, तो ये एक हाई रिस्क है। प्लान बी क्या है? टेक द डीजी सेट एंड कंटिन्यू द ऑपरेशन। तो ये मेरा जो है कंटिन्यूसी प्लान है कि मैंने जनरेटर सेट जो ऑन कर दिया, पावर मेरे पास आ गई और सभी काम जो है वो वैसे का वैसे चल पड़ा। अब यहाँ पे टेस्टिंग की बात हो रही है, इस टेस्टिंग रिक्वायर्ड, यहाँ पे तो मैंने नो लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं येस लिखता कि हाँ ये टेस्टिंग की ज़रूरत है, मैंने प्लान बना लिया तो उसको तो चेक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने नो इसलिए लिखा है क्योंकि जो पावर कट अक्सर होते रहते हैं तो आपका डीजी सेट है वो चल पड़ता है, तो इसलिए इसको टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको पता चलता ही रहता है इसके बारे में। अगर मान लो मैं यहाँ पे येस लिख दे दूँ, येस टेस्टिंग रिक्वायर्ड, कि हाँ मैं इसको टेस्ट करना पड़ेगा, वो हम कैसे करेंगे? मान लो यहाँ पे आपके पास एक डीजी सेट है, आपने कंटीजेंसी प्लान बना दिया कि व्हेन देयर इज ए पावर कट डीजी सेट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा जी। कई बार क्या होता है कि जैसे पावर कट होता है तो इलेक्ट्रीशियन जाके खुद जो है डीजी सेट ऑन करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से जो है कि ऑटोमेटिकली अपने आप स्टार्ट हो जाए तो ये बेटर रहता है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्टिंग रिक्वायर्ड येस, और फ्रिक्वेंसी भी 6 महीने में एक बार चेक कर लेंगे इसको, साल में एक बार चेक कर लो तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। अब वो कंडीशन कैसे होगी? जब नो पावर होगी, मैं पीछे से जो मेरी पावर सप्लाई है बंद कर दूंगा और मैं चेक करूंगा कि मेरा जो डीजी सेट है वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ अपने आप। मैंने लिखा है ना विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ये ऑन हुआ है या नहीं। तो अगर हो गया तो मेरा कंटीजेंसी प्लान सही है, अगर नहीं हुआ तो मेरे को फिर दोबारा से मेरा कंटीजेंसी प्लान है जो वो रिव्यू करना पड़ेगा। अब जब मैं स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कि कंटीजेंसी का जो प्रोसीजर आपने बनाना है वो किस तरह से आपका होना चाहिए, तो उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। प्रोसेस स्कोप में आपके जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, चाहे वो फॉर्जिंग है, कोई मशीनिंग है, कास्टिंग है, शीट मेटल है, कुछ भी प्रोसेसेस है, उसके फर्दर सब प्रोसेसेस हैं तो वो सभी आ जाएंगे उसमें प्रोसेस स्कोप में। प्रोसेस ओनर होंगे आपके एमआर, यानी कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आपके होंगे वो आपके प्रोसेस ओनर होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये सभी कुछ करवाना। करोगे आप, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको बोले कि कंटीजेंसी प्लान जो है उनको सबमिट करो आप। टीम आपकी सीएफटी टीम होगी, सीएफटी टीम से आप जो है नॉलेज ले सकते हो, इसके बारे में कुछ आपको डेफिनेशन या उसकी नॉलेज लेनी हो तो आप कंटीजेंसी प्लान के बारे में सीएफटी से पूछ सकते हो। अब प्रोसेस इनपुट में क्या आ जाएगा आपका, आप देखिए वहाँ पे बैलून में लिखा हुआ रिस्क असेसमेंट और सीएफटी, मतलब इनपुट में
हमने जैसे यहाँ पहले रिस्क असेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, वो रिस्क असेसमेंट अपना कंटीजेंसी प्लान में जो है वो एज ए इनपुट आएगा, ठीक है। और CFT जो उसके बारे में आपको बताएगी, प्रोसेसेस के बारे में कुछ, वो उनकी नॉलेज से भी आप गेन कर सकते हो, वो सारा इनपुट आएगा। और प्रोसेस आउटपुट में क्या आएगा, आपका कंटीजेंसी प्लान बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपका टेस्टिंग प्लान बनेगा, रिव्यू रिकॉर्ड्स जो होंगे वो भी आपके पास आ जाएंगे। मान लीजिए टेस्टिंग प्लान का मतलब ये है कि हमको अगर आज से 3 महीने बाद इसको टेस्ट करना है, तो उस तरह का एक प्लान बना लूँगा मैं पूरा, कि मेरे को ये चीज़ है जो इस महीने में जो है चेक करनी है। तो आप सारा टेस्टिंग प्लान आपके पास आ जाएगा, कंटीजेंसी प्लान आ जाएगा, और कुछ रिवाइज रिकॉर्ड होंगे, जो मान लो एक कंटीजेंसी प्लान नहीं चला तो उसके अगेंस्ट आपने दूसरा बनाया तो उसका भी रिकॉर्ड, जो रिव्यू रिकॉर्ड होगा वो भी आपके पास होगा। इस तरह से ये आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो सारा बन जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ आपका कमेंट्स वगैरह हैं तो वो ज़रूर मेंशन करें। कुछ आपको इसके रिलेटेड और नॉलेज चाहिए होगी, या कुछ मिस्टेक हुआ हो मेरे से, आप उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं आपको। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।